नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार अभ्युदय क्लासेज यूपी चैनल पर। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, महत्व, विशेषताएं, कार्यक्षेत्र तथा शिक्षण विधियां और अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ, जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की कोई एक शिक्षण विधि लिखिए, जैसा कि इस बार भी एग्जाम में पूछा था। और उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगात्मक विधि, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले अभ्युदय क्लासेज यूपी को, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी प्रॉपर चलती रहे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से पहले देखेंगे कि शिक्षा क्या है, फिर मनोविज्ञान क्या है, फिर हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शिक्षा क्या है। देखिए, शिक्षा किसी भी राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा ही हम उस राष्ट्र के युवाओं, उनकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित कर सकते हैं और उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ओके, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं से परिचित होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान प्राप्त कराते हैं तथा नवीन ज्ञान से परिचित कराते हैं। ठीक है, शिक्षा ही वह सशक्त साधन है जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान का हस्तांतरण अपने आने वाली पीढ़ियों को करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखते हैं हम शिक्षा का अर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार बनता है। शिक्षा क्या है, शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषाएं दीजिए। जैसा कि इस बार ही बीएड के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा था, शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषा और शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक साधन के बारे में भी पूछा था। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ते चलिएगा और ध्यान दीजिएगा। ओके, अब चलिए आगे हम देखते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष का अर्थ सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है बाहर निकलना। ओके, इतना समझ में आ गया। जैसा कि अब हम सभी को पता है कि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो 15 नंबर के सब्जेक्टिव एंड बाकी ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है कि एजुकेशन किस भाषा का मतलब शब्द है। तो आप ध्यान में रखिएगा, एजुकेशन जो है हमारा लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। और जैसा कि इस बार पूछा था कि ये किस किस शब्द से मिलकर बना है, तो ई एंड ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है बाहर निकलना। ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार भी एग्जाम में पूछा था और ये पूछता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इस प्रकार एजुकेशन का अर्थ हुआ अंदर से बाहर निकलना। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा हमारी अंतर्निहित शक्तियों का व्यवस्थित रूप से विकास करना है। प्राणी जन्म से लेकर जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियाँ, मूल प्रवृत्तियों, कार्य कुशलता, रुचि आदि सभी का अधिगम से संबंध रखते हैं। हम शिक्षा के माध्यम से ही अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों, समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, हम जब शिक्षित होंगे, हमें हर चीज़ की जानकारी होगी, तभी हम अपने जीवन में जो भी समस्याएं, कठिनाइयाँ आएंगी उसका समाधान करते हैं। ओके, और शिक्षा के माध्यम से ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, शिक्षा का मूल उद्देश्य ही है बालक के व्यवहार में परिमार्जन करना, जिससे बालक एवं समाज का निर्माण किया जा सके। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानवीय गुणों का विकास करना है और बालक की शक्तियों को, समुचित शक्तियों का विकास करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देकर कि ये किसके द्वारा दिया गया है शिक्षा की परिभाषा। तो अगर हम पढ़े रहेंगे तो हमें ध्यान में रहेगा। गांधी जी के अनुसार इन्होंने कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति हो। ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा। और टिपिनन ने क्या कहा था, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुकूल मानव जीवन में मौलिक योगदान कर सके।
ओके, देखिए हम यहाँ पर बस इम्पॉर्टेंट 4 परिभाषाएं लिखे हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। और अरस्तु के अनुसार क्या है शिक्षा की परिभाषा, ये आप सभी को पता ही होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ओके, और देख लेते हैं एक बार जॉन डीवी के अनुसार इन्होंने क्या शिक्षा की परिभाषा दी है। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरी करने योग्य बनाएगी। ओके, ये 4 परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, इसे हम समझते हैं, फिर हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यवहार में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार भी सम्मिलित रहते हैं। ओके, मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं में चिंतन, भाव, संवेग आदि विभिन्न प्रकार की अनुभूति सम्मिलित रहती है। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। अभी इसे हम आगे देखेंगे कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है या चेतना का विज्ञान है या व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है मनोविज्ञान का शाब्दिक दृष्टि से मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। और ये साइकोलॉजी शब्द है जो हमारा, वो यूनानी भाषा के 2 लैटिन शब्दों जैसे कि साइक एंड लोगोस से बना है, जिसका अर्थ है, साइक का मतलब आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आत्मा यानी कि सोल एंड लोगोस का अध्ययन है। ओके, अब देखते हैं आगे। अतः साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ दर्शन की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। यानी कि मनोविज्ञान का जो हम अध्ययन करते थे वो दर्शन में ही करते थे, लेकिन कुछ समय पश्चात इसको दर्शन से अलग करके एक अलग सब्जेक्ट के रूप में अब हम पढ़ते हैं। ओके, परंतु आधुनिक काल में वे परिवर्तनों के फलस्वरूप धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। अब यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है। ओके, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। अब देखते हैं हम आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। देखिए, ये जो नाम है अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे आदि यूनानी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। जैसा कि पूछा जाता है आत्मा के विज्ञान के रूप में कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को स्वीकार किया, तो वो होंगे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। ठीक है, परंतु आत्मा की प्रकृति के बारे में यह अस्पष्ट है। आत्मा का स्वरूप, उसके रंग, रूप, आकार, उसकी स्थिति तथा आत्मा के अध्ययन की विधियां उसको समझने में असफल रहीं। मनोवैज्ञानिकों ने इसलिए इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया, यानी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान के रूप में नहीं माना गया। ओके, अब आया मनोविज्ञान मन के विज्ञान के रूप में। तो अब हम इसे देखते हैं। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा अस्वीकृत हो जाने के बाद मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिसमें थे फॉर्मकोलॉजी आदि थे, उन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन आगे चलकर मन के अर्थ के संबंध में भी वही कठिनाई उत्पन्न हुई जो आत्मा के संबंध में थी। ठीक है, तो इसे भी अमान्य कर दिया गया, यानी कि मनोविज्ञान मन के रूप में भी नहीं लिया गया। अब आया मनोविज्ञान चेतना के रूप में मनोविज्ञान। अब इसे देखते हैं, इसको किसने किसने माना था? विलियम वाइब, विलियम वुंड, विलियम जेम्स एंड सली ने इसको मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना था। ये आप लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विलियम वाइब, विलियम वुंड एंड जेम्स सली आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया तथा कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। परंतु मनोवैज्ञानिकों ने चेतन शब्द के अर्थ व स्वरूप के संबंध में एकमत न हो सके। ओके, चेतन क्रियाओं पर अर्धचेतन, अचेतन क्रियाओं का प्रभाव भी होने के अस्पष्ट प्रमाणों के कारण मनोविज्ञान ने इस परिभाषा पर भी मनोवैज्ञानिकों में गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गया। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस मान्यता को अमान्य कर दिया और यह परिभाषा भी अपूर्ण या अमान्य हो गई। ओके,
इतना समझ में आ गया। जैसा कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया हुआ है, वुंट, वाइब एंड सल्ली आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना था, भी अमान्य कर दिया गया। अब देखते हैं हम व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा और अब तक व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही मनोविज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। ओके, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। ओके, वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, इतना समझ में आया? आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते ही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने क्या कहा था। इनका कहना था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। जैसा कि हमने अभी आगे पढ़ा था कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया था मनोविज्ञान को, तो ये भी अस्पष्ट होने के कारण अमान्य कर दिया गया। और उसके बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया था, ये भी अस्पष्ट होने के कारण इसको भी अमान्य कर दिया गया। फिर इसको चेतना का विज्ञान माना गया था और इसे भी अमान्य कर दिया गया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। ओके, वाटसन ने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यह आप सबको छोटा सा है, याद हो जाएगा। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार, ये वुडवर्थ का यहाँ पर भी है, अब वुडवर्थ का एक और है, वो भी देख लेते हैं हम। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। जैसा कि हमने अभी आगे पढ़ा, शिक्षा के बारे में जाना और मनोविज्ञान के बारे में जाना। अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, इसीलिए हमने अभी इसको दोनों को समझ लिया है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन तथा मनोविज्ञान का अर्थ होता है मानव के व्यवहार का अध्ययन। जैसा कि हम सभी ने अभी आगे पढ़ा था, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव के व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। ओके, इस मनोविज्ञान के द्वारा मानव के व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को ही शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं या संबोधित करते हैं। ओके, अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ओके, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक समस्याओं का वैज्ञानिक व तर्क संगत ढंग से समाधान करने के लिए मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, इतना समझ में आया? आई होप आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा। इसीलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आधुनिक शिक्षा जगत में शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में विद्वानों में कुछ मतभेद है। जैसा कि हमने अभी आगे पढ़ा था, कितना मतभेद था, आत्मा के विज्ञान के रूप में, फिर मन के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में, सब अमान्य हो गया। अब है यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में। जबकि कुछ मनोविज्ञानिकों का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था। ओके, आप ये याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ है मानव व्यवहार में परिमार्जन और मनोविज्ञान का अर्थ है मानव व्यवहार का अध्ययन। अब इन दोनों को मिलाकर हम करते हैं मानव के व्यवहार में परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ओके, ये देखिए, ये आप बना लीजिएगा अपने कॉपी में कि अगर ये चार्ट आपको याद रहेगा तो आपके लिए बहुत सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये देखिए, ये जो क्रो एंड क्रो वाला है, ये परिभाषा ये इस बार एग्जाम में पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि ये किसने दिया है, तो ये क्रो एंड क्रो ने दिया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक यानी कि मृत्यु पर्यंत तक के सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा था, इसीलिए आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। ये भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर इस बार ये पूछ दिया तो जरूरी नहीं अगले बार भी यही पूछे, इनमें से भी कोई पूछ सकता है। ओके, स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध या क्रमिक अध्ययन है। ओके, ये परिभाषाएं आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब एग्जाम सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है, तो उसमें परिभाषाएं देकर पूछता है ये किसने कहा है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे तभी आपका सही हो पाएगा और मार्क अच्छे आएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव का व्यवहार होता है, जैसा कि हमने अभी आगे समझा था। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा द्रुत बनाकर शिक्षण अधिगम, यानी कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, का मार्ग प्रशस्त करता है। अधिगम एक चैप्टर भी है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान में, उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, अभ्युदय क्लासेज यूपी को। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, मोटिवेशन भी हमारा एक सब्जेक्ट है, अभिप्रेरणा, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। अब आगे देखते हैं हमारा 4th पॉइंट। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों तथा विधियों का उपयोग किया जाता है। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार में परिमार्जन का विज्ञान है। ये सब हमने अभी आगे समझा था, उसको बस विशेषताएं में आप पॉइंट कर करके लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर पूछे शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं तो आप ऐसे पॉइंट करके लिखिएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या क्या हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों में प्राप्ति में सहायता करना है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का अधिकतम विकास करके उसे समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना है। जैसा कि हम शिक्षित रहेंगे, हम इस समाज में रह सकेंगे, अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। ओके, तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य है, जैसा कि छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है। ओके, और छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना, उनके वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना, वातावरण का अध्ययन करना तथा मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना और विभिन्न अवस्थाओं के पक्ष का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष उद्देश्य है। और व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करना और उनके सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना कि वो कैसे सीख सकते हैं, उसका अध्ययन करना तथा शिक्षण सिद्धांतों एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन, छात्रों के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन तथा शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। ओके गाइज, इतना समझ में आ गया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब इसके बाद है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र या कार्य क्षेत्र क्या क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के। जैसा कि हमारा हो गया वंशानुक्रम, वातावरण आदि जो भी है, हमारा मापन, मूल्यांकन, निर्देशन, परामर्श, ये सब हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र या कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र या उपयोगिता या महत्व, उसका अध्यापक के जीवन में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ, उसे भी हम पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसे भी एक बार ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। और शिक्षा मनोविज्ञान की जो शिक्षण विधि है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है, इसलिए क्योंकि हर बार एग्जाम में कोई एक शिक्षण विधि पूछता है। जैसा कि इस बार एग्जाम में पूछा था शिक्षा मनोविज्ञान की कोई एक शिक्षण विधि लिखिए, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे पार्ट 2 वीडियो में। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पार्ट 2 वीडियो आए तो आप तक समय तक पहुँच जाए और आप उसे देखकर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। ओके, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।